क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। टूल किट केस में दिल्ली पुलिस एक और आरोपी वकील निकिता जैकब की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक खालिस्तान संगठन से जुड़े पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के एमओ धारीवाल ने अपने कनाडा में रह रहे सहयोगी पुनीत के जरिए निकिता से संपर्क किया। पुलिस एक बार निकिता से पूछताछ भी कर चुकी, लेकिन दूसरी बार पूछताछ से पहले वो गायब हो गई। निकिता ने अग्रिम जमानत की अर्जी बॉम्बे हाईकोर्ट में डाली है, जिसकी सुनवाई होनी है। उनकी याचिका पूरे घटनाक्रम का टाइमलाइन इसमें दिया गया है। सुनील सिंह है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं जो टाइमलाइन है वो क्या दिया गया है, वो दर्शकों को बता दें। सुनवाई कितने बजे है और कितने बजे तक फैसले की उम्मीद है सुनील? शारिक, सबसे पहले तो जो अर्जी दी गई है ट्रांजिट एबीए की, वो उसका सीरियल नंबर है 55 और अभी जो है नंबर कभी 48, कभी 19, कभी 20, कभी 7 इस तरह चल रहा है। तो अभी उम्मीद है कि शायद 1-2 घंटा और जाए या लंच के बाद ही सुनवाई हो पाए। तो बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दी है निकिता जैकब ने, और साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट की जो बेंच है, खंडपीठ है औरंगाबाद की, वहाँ पर एबीए डाली है ट्रांजिट की, वो है शांतनु ने, जो दूसरे आरोपी हैं जो कि पूरे मामले में फरार हैं। निकिता का जो अर्जी है, उसमें जो पिटीशन है, उसमें उन्होंने बाकायदा सब कुछ जानकारी दी है और ये भी बताया है, जो दिल्ली पुलिस को बयान दिया था वो सब सिलसिलेवार तरीके से, कि कैसे वो इस ग्रुप से जुड़ी, कैसे कब कौन सी तारीख को मीटिंग हुई। मसलन नवंबर में सब शुरुआत हुई एक एक्सआर इंडिया ग्रुप के जरिए, फिर उसमें और भी जो पर्यावरणविद थे, कार्यकर्ता थे, वो भी जुड़ते गए, फिर उनकी मीटिंग हुई। उसके बाद कैसे जूम की मीटिंग हुई 11 जनवरी को, जैसा कि दिल्ली पुलिस भी दावा कर रही थी, उसमें भी वो किस तरह से शामिल हुई। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था 6 दिसंबर को, उसमें कैसे कैसे लोगों को जोड़ा गया, कैसे पूरा योजना का खाका तैयार किया गया और उस आंदोलनों को कैसे लोगों तक पहुंचाया जा सके, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कैसे जो लोग भी इसके समर्थन में हैं उन तक सही जानकारी जा सके और उन्हें भी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन के लिए कैसे इसमें जोड़ा जा सके। इन सब बातों का जो ब्यौरा है वो सब दिया गया है और ये बताया गया है, कोशिश ये है कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया, हम जो भी कर रहे थे वो किसान आंदोलन के समर्थन में उसको मजबूती प्रदान करने के लिए कर रहे थे। इसमें किसी भी तरह की अंतर्राष्ट्रीय साजिश की जो बात आ रही है या फिर किसी राजनीतिक साजिश की बात आ रही है, उससे भी बाकायदा निकिता ने इनकार किया। उनका कहना है कि इस आंदोलन पूरा का पूरा किसानों के समर्थन में था, इसके कोई राजनीतिक या धार्मिक रूप नहीं था। इसीलिए उन्हें राहत दी जाए 4 सप्ताह की, और ये अपना पक्ष रखने के लिए, चूंकि मामला दिल्ली में दर्ज है और वो मुंबई में रहती हैं, तो अपना पक्ष रखने के लिए उन्हें दिल्ली जाने के लिए एक इंटरिम प्रोटेक्शन मिले, ताकि वहां पर जाके वो अपनी बेगुनाही साबित कर सके। शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से दर्शकों को बताते हैं कि इस घटनाक्रम का जो ब्यौरा दिया है मुंबई हाईकोर्ट में, उस याचिका में क्या कुछ कहा गया है। 21 नवंबर एक्सआर इंडिया ने सभी आंदोलन करने वालों से संपर्क किया। उसके बाद 21 नवंबर को पर्यावरणविद किसान संगठन से तालमेल शुरू हुआ। 25 नवंबर को ग्रीन विद फार्मर्स का सार्वजनिक बयान, 25 नवंबर को किसानों के साथ एकजुटता का ऐलान। इस तरह से उन्होंने, तो ये सारी दलील दी गई है उस प्रोटेक्शन के लिए। उन्होंने इजाजत मांगी है कि उन्हें 4 हफ्ते की जमानत दी जाए। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक गणतंत्र दिवस से पहले आरोपियों की एक जूम मीटिंग हुई। दिल्ली पुलिस ने जूम को लेटर लिखा है, जिसमें पूछा है कि बैठक में कौन कौन लोग शामिल थे। दिल्ली पुलिस टूल किट मामले में किसान नेताओं की भूमिका की जांच करेगी। दिल्ली पुलिस फंडिंग की भी जांच करेगी। दिल्ली पुलिस को गूगल से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। दिल्ली पुलिस अपनी जांच के आधार पर इस केस को यहां तक ले आई है। 6 दिसंबर को जो ग्रुप बनाया गया था उसका नाम इंटरनेशनल फार्मर स्ट्राइक रखा गया था। जहाँ तक दिशा की गिरफ्तारी की बात है, गिरफ्तारी बिल्कुल कानून के अनुसार और सारी जो प्रोसीजर को फॉलो करते हुए दिशा की गिरफ्तारी। कानून 22 साल की उम्र का और 50 साल की उम्र में कोई उसमें करती है, और हमने सारी चीज़ को देख लिया। उसको अंततः कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उसको गिरफ्तारी को सही मानते हुए उसको पुलिस हिरासत में 5 दिन के लिए दिया। तो ये जो लोग कहते हैं कि गिरफ्तारी में कोई कमी रही है, वो बिल्कुल मिथ्या है। जो टूल किट जो लीक हुआ था उसके बाद ही हमें पता चला और उसके इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, केस दर्ज है और उस केस के अंतर्गत सारा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है
और जैसे ये टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ और भी लोगों से पूछताछ के बाद और धीरे धीरे चीज़ें बात और क्लियर होगी। मुकेश, अगर देखें तो आज जो है निकिता ने मुंबई हाईकोर्ट में सिलसिलेवार तरीके से बताया कि क्या कुछ हुआ और उसका मकसद क्या था। अब वहां से बेंगलुरु से होता हुआ मामला मुंबई से गुजरता हुआ अब दिल्ली तक आया है और अब बताया जा रहा है कि जूम से डिटेल मांगा गया है और अब किसानों की भूमिका की भी जांच होगी। इसके पीछे तथ्य क्या है? क्या इनके पास कोई पुख्ता आधार है? क्योंकि इस तरह की मीटिंग्स होती रहती हैं, लोग किसी भी आंदोलन से जुड़ने के लिए या उसको बल देने के लिए इस तरह की चीजें करते हैं। इसमें गलत क्या हुआ? देखिए शारिक, दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि इस मीटिंग में एक ऐसा शख्स शामिल था जिसका नाम मो धालीवाल है, जो कि कनाडा का रहने वाला है और पुलिस के मुताबिक ये खालिस्तानी समर्थक है और इसका जो संगठन है पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन बताया जा रहा है। तो पुलिस का कहना यह है कि अगर कोई बैंड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लोगों के साथ मीटिंग करता है तो अपने आप में एक क्राइम है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो टूल किट तैयार किया गया था, इस टूल किट को तैयार करने में एमओ धालीवाल का बहुत बड़ा हाथ है और एमओ धालीवाल के कहने पर ही जूम की मीटिंग हुई और उसके बाद ये टूल किट तैयार हुआ। टूल किट में कुछ ऐसे लिंक हैं जो लिंक जो है प्रो खालिस्तानी हैं, तो उस तरह के लिंक टूल किट में थे और ये टूल किट जो है कुछ निजी लोगों को शेयर होना था, लेकिन बाद में गलती से ग्रेटा ने ये टूल किट ट्विटर पर डाल दिया और बाद में मामला पूरा सामने आ गया। तो पुलिस का कहना यह है कि उनके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं और जिससे ये साफ होता है कि जो जूम पर मीटिंग हुई थी या जो पूरा टूल किट तैयार किया गया था वो देश में एक बड़ी हिंसा की साजिश का हिस्सा था, जिसमें 26 तारीख को पहले ऐसा माहौल क्रिएट किया गया ताकि किसान भड़क जाएं और हिंसा कर दें। तो पुलिस इसी को लेकर तमाम जो एविडेंस हैं वो होने की बात कर रही है, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ कि कोर्ट में क्या सारे एविडेंस ये टिक पाएंगे, ये हमें देखना होगा कि क्या जो डिजिटल फुटप्रिंट हैं वो कोर्ट में टिक पाएंगे, ये हमें आगे जरूर देखना होगा। लेकिन पुलिस कमिश्नर ने कुछ देर पहले ज़रूर कहा है कि वो किसानों की भूमिका की जांच करेंगे कि किसान भी क्या इस टूल किट मामले में कहीं से जुड़े हुए हैं, और जो फंडिंग की बात है कि क्या जो लोग जूम मीटिंग में थे क्या उन्हें कोई फंडिंग हुई है, इसकी भी जाँच की जाएगी। शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू को 7 दिन की और पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पंजाबी कलाकार दीप सिद्धू पर 26 जनवरी के दिन लाल किले पर भीड़ को भड़काने का आरोप है। इसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसे 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया था। आज रिमांड खत्म होने पर फिर उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां 7 दिन की रिमांड पुलिस को और मिल गई। एक्टर संदीप नाहर ने कथित तौर पर खुदकुशी कर ली। मुंबई पुलिस के मुताबिक गोरेगांव में अपने घर पर उन्होंने सुसाइड कर लिया। संदीप MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, केसरी जैसी कई फिल्में और टीवी सीरियल में काम कर चुके हैं। मौत से पहले उन्होंने फेसबुक पर अपना एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो अपनी पत्नी और हालात से तंग आ चुके हैं। वीडियो में उन्होंने बताया कि वो मानसिक ट्रॉमा से गुजर रहे हैं और स्टेबल नहीं। इसकी वजह उन्होंने अपनी पत्नी का व्यवहार बताया। वीडियो शेयर करते हुए संदीप ने लिखा कि अब जीने की इच्छा नहीं हो रही है। इस पोस्ट के वायरल होने के बाद पुलिस ने फेसबुक से संपर्क कर संदीप तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इस मामले में गोरेगांव पुलिस ने अभी ADR दर्ज किया है। आज संदीप के पिता और भाई यूपी से आने वाले हैं, इसलिए पुलिस उनके बयान के बाद ही अगला कोई कदम उठाएगी। दरवाजा अंदर से बंद था, वो खोलने के बाद में उनको उनकी जो बॉडी है वो एक बेडशीट में हैंगिंग कंडीशन में उनको दिखी थी। और बाद में उसको हॉस्पिटल में लेके गए, जो वहाँ पे प्रेजेंट डॉक्टर थे उन्होंने चेक किया तो उन्होंने उनको उनके हिसाब से उन्होंने बताया कि डेथ दे करके, इसलिए वो उनको घर पे लेके आए। घर पे लाने के बाद में जब पुलिस को पता चला तो पुलिस यहाँ पे आई, तो उन्होंने बॉडी को इमीडिएटली हॉस्पिटल में भेजा है। अभी उसका जब पोस्टमार्टम होगा उसके बाद में एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ पता चलेगा। मुंबई में एक और अभिनेता की रहस्यमय तरीके से मौत का मामला सामने आया है। मुंबई के गोरेगांव में 15 फरवरी की शाम को पता चला कि वसुंधरा अपार्टमेंट में रहने वाले अभिनेता संदीप नाहर, उनका शव मिला है। घर वालों के मुताबिक पत्नी कंचन शर्मा ने देखा तो दरवाज़ा बंद आ रहा था, उन्होंने खटखटाया। बाद में जो मकान मालिक थे उन्हें बुलाया गया, सुतार को बुलाया गया और फिर उनका शव जो है पंखे से लटक रहा था और बेडशीट का इस्तेमाल किया गया था फंदे के लिए।
उनको उतार कर ले जाया गया अस्पताल में, लेकिन वहाँ पर मृत बता दिया गया। वापस यहाँ पर ले जाया गया। उसके बाद पुलिस को सूचना मिली, फिर पुलिस ने आकर फिर से अस्पताल ले गई और फिर पुलिस अब मामले में ADR दर्ज करके जांच कर रही है। पता चला है कि अभिनेता संदीप नाहर ने मरने के 3 घंटे पहले एक फेसबुक पोस्ट भी किया था, जिसमें बड़े लंबे चौड़े काफ़ी शब्दों में उन्होंने विस्तार से अपनी सुसाइड नोट लिखी थी कि क्यों वो खुदकुशी करने जा रहे हैं, और साथ ही वीडियो भी पोस्ट किया था। उस के मुताबिक वो अपनी पत्नी और सास से बहुत ही परेशान थे, खास करके पत्नी से, और रोज़ रोज़ के झगड़े से तंग आ चुके थे। उन्होंने उसमें लिखा था और वीडियो में भी कहा है कि उनके सामने अब कोई रास्ता नहीं बचा था जीने का, और इसीलिए वो खुदकुशी कर रहे हैं। भले उन्होंने उसके लिए अपनी पत्नी को जिम्मेदार ठहराया और ये भी कहा है कि उसका मानसिक इलाज कराया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने पत्नी पर किसी भी तरह की कार्रवाई या उसके खिलाफ शिकायत की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न करते हुए इलाज करवाया जाए। लेकिन चूँकि मौत रहस्यमय तरीके से हुई है, अभी तक उसका मौत की वजह साफ नहीं हुई है, इसीलिए गोरेगांव पुलिस, जिसने मामला तो दर्ज कर लिया है लेकिन ADR का, लेकिन वो इंतज़ार कर रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सब हो पाएगा कि मौत की वजह क्या रही। और दूसरे, चूँकि संदीप नाहर यहाँ पर अकेले रहते थे, तो उनके पिता और भाई आज मुंबई में आने वाले हैं। वो क्या रुख अपनाते हैं, किस तरह की बात कहते हैं। अगर वो मान लेते हैं कि हाँ वो मानसिक रूप से परेशान था और उसने खुदकुशी की होगी, तो ADR का ही मामला बना रहेगा। लेकिन अगर वो कुछ शक पैदा करते हैं या फिर कोई शिकायत दर्ज कराते हैं किसी के खिलाफ, तो मामला जो है दूसरा रूप ले सकता है, जैसा कि कुछ लोग शक कर रहे हैं। क्योंकि मानसिक प्रताड़ना की जहाँ तक बात है, वो खुद संदीप नाहर ने भी अपने वीडियो में कही है, लेकिन चूँकि उनकी पत्नी हैं और उन्होंने कहा है कि पत्नी के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाए, बल्कि उनका मानसिक रूप से इलाज कराया जाए, तो इस संदर्भ में पुलिस इंतज़ार कर रही है कि उनके संदीप नाहर के घर वाले आए, तभी आगे वो कुछ कार्रवाई आगे बढ़ा पाएगी। बहरहाल संदीप नाहर चरित्र अभिनेता थे। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की MS धोनी फिल्म में भी काम किया था और साथ ही अक्षय कुमार की केसरी फिल्म में भी उन्होंने काम किया था, और इसके अलावा कई TV सीरियल में भी वो काम कर चुके थे। अच्छे चरित्र अभिनेता के तौर पे उनकी पहचान थी और यहाँ पर वो रह रहे थे। ये भी पता चल रहा है कि अपनी बातचीत में उन्होंने कहीं न कहीं कुछ आर्थिक स्थिति की भी बात की है, लेकिन ज़्यादा जो जोर उनका था वो था कि उनकी अपनी पत्नी कंचन शर्मा से वो बहुत ही परेशान चल रहे थे। वो बार रोज के झगड़े से वो परेशान हो चुके थे और उनके पास अब मरने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। मुंबई से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। क्राइम रिपोर्ट इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यूपी के संत कबीर नगर में झूठी शान की खातिर एक पिता पर अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगा है। दरअसल 6 फरवरी को एक अधजला शव मिला, जिसकी बाद में शिनाख्त हुई। फिर जांच में हत्यारे रिश्तेदार ही निकले। पुलिस ने इस मामले में लड़की के पिता, भाई, बहनोई समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी पिता का कहना है कि बेटी का प्रेम संबंध किसी और के साथ था और समाज में बदनामी हो रही थी, इसलिए उसकी हत्या कर दी। ये जो मृतका है, ये रंजना यादव नाम की महिला थी, जो बेलघाट थाना क्षेत्र की रहने वाली थी, पुत्री कैलाश यादव। इसमें इनके पिता कैलाश यादव, इनके भाई अजीत यादव तथा इनके बहनोई सत्य प्रकाश यादव, जो मौली थाना क्षेत्र के महोबरा के रहने वाले थे, तथा सीताराम यादव पुत्र रामसरन यादव, ये डोमडी, ये भी मौली के रहने वाले थे। इन 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश के गुना से एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। यहां एक महिला को गांव वालों ने बुरी तरह पीटा। ये गांव वाले महिला के पुराने रिश्तेदारों के साथ उसके घर पहुंचे और फिर अपने एक रिश्तेदार को कंधे पर उठाने को कहा और 3 किलोमीटर तक का सफर करने को मजबूर किया। इस दौरान गांव वाले इस महिला को डंडे और बल्ले से पीटते भी रहे। जानकारी के मुताबिक ये आदिवासी महिला अपने पहले पति से आपसी सहमति से अलग हो गई थी। इसके बाद वो दूसरे शख्स के साथ रह रही थी, लेकिन 9 फरवरी को अचानक उसके पहले पति के परिवार वाले गांव वालों के साथ उसके घर पहुंचे और दरिंदगी की। वीडियो के वायरल होने पर केस दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और अब वक्त है क्राइम न्यूज रैप का।
ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना इलाके में बीती रात मुठभेड़ के बाद पकड़ में आया बदमाश विजय अस्पताल से इलाज के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। इनकाउंटर में उसके पैर में गोली लगी थी। विजय को पुलिस ने 4 साल के ऋतिक के अपहरण और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। उस पर 25,000 का इनाम भी था। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कस्बे में रहने वाला कन्नौज की एक 16 साल की लड़की की हत्या उसके पड़ोस में ही रहने वाले एक शख्स ने कर दी। आरोपी लड़की से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन उसने इसके लिए मना कर दिया। पुलिस ने बताया, पूछताछ में पता चला कि आरोपी ने लड़की को किसी और से बात करते देख लिया, जिससे नाराज होकर उसने हत्या कर दी। नोएडा फेज 3 कोतवाली पुलिस ने फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के 3 कर्मचारियों को छोड़ने और उससे 7 लाख रिश्वत वसूलने की कोशिश में गौतम बुद्ध नगर सेक्टर 36 के साइबर थाने में तैनात कांस्टेबल और गाजियाबाद निवासी सोनू को गिरफ्तार किया। इस मामले में शामिल सब इंस्पेक्टर चेतन प्रकाश और 4 कांस्टेबल फरार हैं। आज के क्राइम शो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।